हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा ट्रेजर। आज हम अपनी इस वीडियो में क्लास 9th के लिए जो एनुअल हिंदी का पेपर है वो किस प्रकार से आता है, कितने उसमें प्रश्न होते हैं और कैसे उसको हमें सोल्व करना चाहिए उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखिए, प्रश्न पत्र हमें पता है कि हमारा जो एनुअल है वो 80 मार्क्स का होता है, 80 मार्क्स का होता है और टाइम हमें 3 घंटे मिलते हैं। और इस प्रश्न पत्र में दो खंड रहते हैं, खंड ए और खंड ब। खंड ए में जो होते हैं वो मल्टीपल चॉइस यानी बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं और जो खंड ब है उसमें वर्णनात्मक जो लिखने वाले हैं वो होते हैं। तो जो प्रश्न पत्र में अगर दोनों खंडों में प्रश्नों की बात करते हैं तो वो जो संख्या है वो 17 है और सभी प्रश्न अनिवार्य रहते हैं। किसी में ऑप्शन रहते हैं तो वो उसके हिसाब से हमें करने रहते हैं और जहां तक हो सके तो सभी प्रश्नों को जो है वो क्रमानुसार करें। तो ऐसा नहीं कि बच्चे को पहला प्रश्न नहीं आता तो दूसरा शुरू करें, दूसरे से तीसरे से जो भी अच्छी तरह से आता हो उसके से आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखें उसकी संख्या फिर वही डालें, ऐसा नहीं कि उसको 1 2 बना दे। फिर खंड ए में जो है कुल 10 प्रश्न रहेंगे और इनके अंदर जो उप प्रश्नों की संख्या है वो 44 है, यानी और हमें जैसा निर्देश दिया जाए उसका पालन करते हुए उसके सिर्फ 44 तो है लेकिन हमें 40 ही करने, यानी आधा जो पेपर है 40 नंबर का पेपर है जो वो मल्टीपल चॉइस है। जो खंड ब है उसमें 7 प्रश्न है और उनके में भी जो विकल्प दिए हुए हैं उनको ध्यान में रखकर उनके अनुसार हमें पेपर करना है। तो सबसे पहले अब हम पेपर पे चलते हैं कि पेपर कैसे प्रश्न उसमें आते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न आता है वो हमारा अपठित गद्यांश का आता है। तो इसमें क्या करना है कि आपने जो अपठित गद्यांश जो है इसको अपने ध्यान पूर्वक पढ़ना है और फिर पेंसिल की सहायता, अपने हाथ में पेंसिल रख के जो भी जब इसको आप पढ़ते जाएं तो जो मुख्य लाइन है उसके नीचे आप अंडरलाइन करते जाएंगे। उसके बाद फिर आप जब प्रश्नों को पढ़ेंगे तो उस प्रश्नों के संदर्भ में उस गद्यांश में जाकर के देखेंगे और जहां भी उसका उत्तर है उसके हिसाब से फिर इनके ऑप्शन को हम टिक कर देंगे। जैसे इसको हम सोल्व करते हैं, स्वामी जी के तर्क कैसे होते थे। देखिए, सबसे पहले जब हम यहाँ पढ़ते हैं तो देखिए लाइनों में पढ़ा है कि कपोल कल्पित आख्यानों जिन्होंने भारत की जनता को विभाजित कर रखा, तर्कपूर्ण विवेचन कर एक एक करके उन्हें नष्ट कर दिया। स्वामी जी के तर्क, देखिए हम तीसरी लाइन में ये आ गया, स्वामी जी के तर्क सटीक और प्रहारक होते थे। तो इसके हिसाब से यहाँ आप जो सही उत्तर रहेगा उसको आप यहाँ कर देंगे। इसके बाद स्वामी दयानंद जी किस धर्म में विश्वास रखते थे। तो देखिए, जटिल सिद्धांतों से युक्त ऐसा कोई धर्म या जो सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित हो या जो समय की कसौटी पर खरा उतरे। तो अब देखिए, क्या कोई एक, क्योंकि एक का नहीं, यहाँ ख और ग दोनों सही का भी ऑप्शन है। तो इसका मतलब ये देखना जो ये तीन बातें आई है इनमें से कौन से दो सही है। तो सबसे पहले जटिल सिद्धांतों से युक्त, तो यहाँ देखना जब आप इसको पढ़ेंगे तो पहली लाइन में तो कहीं है नहीं। इसके बाद ये देखोगे, ऐसे मैं ऐसे धर्म में विश्वास करता हूं जो सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित हो और जो समय की कसौटी पर खरा उतरे। तो देखिए यहाँ दो बातें हो गई, एक तो सार्वभौमिक उसके ऊपर, तो इसका मतलब ख में सार्वभौमिक है और ग में समय की कसौटी पर है। तो ये जो घ हमारा ऑप्शन है जिसमें ख और ग सही दिया है ये हमारा सही उत्तर है। इसके बाद हम चलेंगे तीसरे प्रश्न पे। ये आजकल नया एक पैटर्न आ गया है कि कुछ कथन देंगे और कथन के साथ उसका कारण बताएंगे। तो आपने देखना कई बार क्या होगा कि ये कथन सही होगा, कई बार कथन सही होगा लेकिन उसका कारण जो है गलत होगा, कई बार कारण भी उसका सही होगा। तो उसके हिसाब से ही हमारे ऑप्शन यहाँ बनेंगे। जैसे स्वामी दयानंद ऐसे धर्म में विश्वास करते थे जो सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित हो, ये अभी हमने पंक्ति पढ़ी थी। कारण ये है कि स्वामी दयानंद के तर्क सटीक और प्रहारक होते थे। देखिए, अगर सटीक और प्रहारक है तो इसका मतलब इसीलिए वो सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित होते थे, ऐसा नहीं। इसका मतलब कारण उसका सही नहीं, कथन सही है क्योंकि वो हमारी पंक्तियों में दिया गया है लेकिन उसका कारण सही नहीं। तो इसका ऑप्शन जो है ना यहाँ घ, कथन ये सही है किंतु कारण जो है उसकी सही व्याख्या नहीं। स्वामी दयानंद जी के व्याख्यानों और उनकी पुस्तकों का मूल विषय विभिन्न धार्मिक संप्रदायों द्वारा उल्लेख मतों का खंडन करना था। उपयुक्त कथन के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए गए, यहाँ तर्क दे रखे हैं। पहला, स्वामी जी के तर्क सटीक और प्रहारक होते थे।
दूसरा, भारतीय जनता को विभाजित करने वाले सिद्धांतों का खंडन करना है। तीसरा है, भारतीय जनता को विभाजित करने वाले सिद्धांतों का प्रचार करना है। तो अभी यहाँ ऑप्शन आएंगे भाई, अकेला एक सही है, दो सही है, तीन सही है, या एक और दो सही है। तो यहाँ देखिए, जो यहाँ था कि भाई उनकी पुस्तक का जो मूल विषय था वो धार्मिक संप्रदायों द्वारा उल्लिखित मतों का खंडन करना था। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है वो भारतीय जनता जो है वो विभाजन की सिद्धांतों वाली बात करती थी। तो ये जो दूसरा है वो इसका सही ऑप्शन है, तो दूसरे पे हम यहाँ टिक कर देंगे। तीसरा, स्वामी जी आदर्श मानव किसे मानते थे? तो आदर्श मानव किसे मानते थे? देखिए, आदर्श मानव सही मायने में वही होता है जिसमें सामान्य रूप से है ये, जिसमें सब गुण हो। तो जो विचारशील हो, जो सद्गुणों और सत्य को मानता हो, जो अन्याय का समर्थन न करता हो। तो अन्याय का तो समर्थन करना चाहिए, अन्याय का समर्थन नहीं करना चाहिए, इसके हिसाब से। तो यानी जो ये ऊपर दिखाए गए विचारशील, यानी ये सारे तीनों के तीनों गुण। तो ये हाँ, इस एक ही ऑप्शन में ये सारी बातें हैं, तो क्या इसका सही ऑप्शन है। तो ये था अपठित गद्यांश के 5 प्रश्न। इसके बाद आता है अपठित काव्यांश। तो उसी तरह से आप अपठित काव्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और उसी तरह से पेंसिल से आप मुख्य मुख्य लाइनों को अंडरलाइन करते जाएंगे, और फिर जो प्रश्न दे रखे होंगे उन प्रश्नों को पढ़ करके उन लाइनों पर मनन करेंगे, क्या जो हमने लाइन की इनमें उनका उत्तर है कि नहीं। और सीधी की सीधी पंक्ति नहीं उतारेंगे, उस प्रश्नों के अनुसार उसका उत्तर लिख देंगे। जैसे यहाँ देखिए, पूर्ण काम से कवि का क्या आशय है? देखिए, पूर्ण काम से कवि का क्या आशय है, वहां जब पंक्तियां पढ़ोगे तो पूर्ण काम मतलब जो सभी कामनाएं पूर्ण हो जाए वो। तो यहाँ जब उत्तर यहाँ देखेंगे तो ये घ वाला ऑप्शन इसका सही होगा। स्वयं हो गए उसी में निराकार। तो ये निराकार पंक्ति का क्या आशय? तो जब आप पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो उसमें उसका उत्तर मिलेगा। तो यहाँ जो ख ऑप्शन है, यानी कर्तव्य के समुद्र में डूब गए, ये उसका सही ऑप्शन आएगा। तीसरा, विज्ञापन से दूर रहने वालों को क्या नहीं मिलता? तो विज्ञापन से जो दूर रहते, जो अपनी पब्लिसिटी नहीं करते, तो लोकप्रियता नहीं मिलेगी। तो ये सफलता, पैसा, लोकप्रियता, तो उसमें लोकप्रियता वाला जो है वो यहाँ सही ऑप्शन रहेगा। फिर उसी तरह कथन और कारण वाला आ जाएगा। कवि असफल व्यक्तियों को प्रणाम करता है, तो असफल व्यक्ति लक्ष्य प्राप्ति की क्षमता नहीं रखते हैं, इसलिए वो प्रणाम करता है। तो ऐसा कोई हो सकता है प्रणाम इसलिए करे कि वो उनके अंदर क्षमता नहीं है वह करने के लक्ष्य प्राप्ति? तो ऐसा नहीं है। इसका मतलब कथन तो सही है लेकिन उसका कारण जो है गलत है। तो ये इसका सही ऑप्शन है। छोटी सी नैया का आशय क्या है? तो छोटी सी नैया यानी जिसके पास ज्यादा कुछ ना हो। तो यहाँ जो इसका उत्तर है वो संसाधनों की कमी वाला ऑप्शन जो है वो सही है। तो ये थे जो हमारे पठित अपठित काव्यांश के 5 प्रश्न आएंगे, और ऐसे ऑप्शन आते हैं उनको हम अब इनको अपनी आंसर शीट में कैसे लिखते हैं उसका सैंपल यहाँ दिखाया गया है। जैसे प्रश्न पहले का था, पहले के 4-5 पार्ट थे, तो 5 पार्ट में से जैसे पहले का गय था तो गय के साथ जो था वो यहाँ लिख देंगे। ये ध्यान रखें कि कोई 4 करने आते हैं, यहाँ इसमें तो 5 है, कई जगह 4 करने आते हैं तो वो 4, यहाँ तो पांचों के पांचों आपने ऐसे करने हैं, तो ऐसे आप उसको लिख देंगे। इसी तरह से अपठित काव्यांश के ये पांचों यहाँ दिखाए गए हैं, तो इनको आप ऐसे करेंगे। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। अब ये व्याकरण के प्रश्न है। यहाँ एक एक नंबर के 4 है, आपको 5 मिलेंगे यहाँ, लेकिन आपने कोई 4 करने। इसमें लिखा हुआ है कि उपसर्ग प्रत्यय पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर करिए। तो जो आपको सही 4 आते हो आपने उन्हीं को करना है। कई बार डाउट रहे किसी एक पे कि भाई ये नहीं आता, तो आप पांचों कर दे ताकि उनमें से कोई 4 सही हो जाए, उसके आपको फिर अंक जो है उस हिसाब से मिल जाए। जैसे पराजय शब्द में उपसर्ग क्या है? देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय में यही है, आप शब्दों को सही तरीके से बोलिए। अब जैसे बोलेंगे वैसे ही वो शब्द टूट जाएगा, और उसमें मूल शब्द और उपसर्ग और प्रत्यय जो भी रहेंगे वो अपने आप। जैसे पराजय, पराजय, तो परा जो उपसर्ग होगा, जय वो है मूल शब्द होगा, तो उपसर्ग छाटना है तो परा है। दूसरा है यहाँ परि उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। तो यहाँ आप देखेंगे परिक्रमा है, फिर है परिभ्रमण है, फिर परिणाम है, फिर परिधि है। तो देखिए, परिक्रमा तो परि है, परिभ्रमण परि है, परिनाम परि है, लेकिन परिधि तो इसमें परि नहीं है, तो इसका सही उत्तर जो है वो परिधि है। चमकीला में पड़ती है, चमकीला, चमकीला, चमक और इला ऐसे बोलते हैं, तो इला जो है वो इसमें
प्रत्यय हो जाएगा। न प्रत्यय से निर्मित शब्द, जैसे चलन, चल और न, खून नहीं है, दातुन नहीं है, तो ऐसे ही चलन है, पहला ही हमारा यहाँ सही है। बिक आऊ में प्रत्यय, बिक आऊ, तो आऊ बोला जा रहा है बाद में, तो ये आऊ इसमें प्रत्यय है, तो ये उपसर्ग प्रत्यय थे। इसके बाद जो कैसे लिखते हैं, तो यहाँ हम उसको लिख देंगे प्रश्न नंबर 3, और उत्तर करके पहले का ख है जो आया उसको उसी तरह से हम यहाँ लिख देंगे। अब चौथा प्रश्न है, यहाँ समास के ऊपर है, तो उसी तरह से 4 करने हैं 5 में से। तो ती रहा, बताया कि ती रहा जो है ये संख्यावाची है, लेकिन यहाँ बताया कि विग्रह करते हुए, तो यहाँ सारे हमें पता ती रहा संख्यावाची है, द्विगु है, तो द्विगु का इसमें एक ही ऑप्शन है, 3 राहों का समाहार। फिर द्विगु में हम उसका जब विग्रह करते हैं तो समाहार या समूह का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ जो है ये क्या है, इसका सही उत्तर है माता पिता। ये तो आप क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हो, द्वंद्व समास है माता और पिता, तो पहला ही इसका ऑप्शन जो है वो सही है। श्वेत अंबर, श्वेत अंबर, ये हमें पता है कि भाई श्वेत अंबर है, यानी श्वेत कपड़े जो पहनता है वो है। तो यहाँ देखिए हमें पता है कि ये इस तरह के जो प्रश्न है वो कर्मधारी है और बहुब्रीहि में आते हैं। अगर विशेष अर्थ देते हैं तो बहुब्रीहि में, नहीं तो कर्मधारी में। तो यहाँ कर्मधारी के ही 3 ऑप्शन दे रखे, 2 ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन अब विग्रह पे ध्यान देना। श्वेत है जो अंबर, ऐसा नहीं है कि श्वेत है जो अंबर, नहीं, श्वेत रूपी अंबर, यानी सफेद रूपी जो अंबर है वो, तो यहाँ हो गया ये जो है गै इसका सही है। नरसिंह का विग्रह करते हुए, तो नरसिंह यानी ऐसा नर जो सिंह के समान है, तो नर और सिंह नहीं होगा, ये आगा सिंह के समान है जो नर, तो ये कर्मधारी हो गया नरसिंह यहाँ। ठीक है, अगर नरसिंह का अर्थ किसी विशेष में प्रयोग किया जाता है यहाँ, तो फिर जब बहुब्रीहि लिखा आता तो वो मानते। अब है कन्यादान, तो कन्यादान क्या होता है, जो कन्या को दान दिया जाता है वो कन्यादान, तो कन्या का जो दान है वो, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ हमारा सही है। फिर उसको लिखेंगे कैसे, तो ऐसे ये हमारा सैंपल आपको दिखा दिए, ऐसे आप उनको लिख देंगे। अब प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 में अर्थ के आधार पर वाक्य भेद आते हैं, तो उसी तरह से 5 है और कोई 4 करने रहते हैं तो वो करेंगे। हमें पता है कि 8 प्रकार के हमारे अर्थ के आधार पर है, तो उनके हिसाब से यहाँ शोर मत करो, जैसे टीचर भी कह देता है बच्चों से शोर मत करो, तो ये तो आज्ञा है, आदेश है, तो यहाँ आदेश शब्द है नहीं, तो आज्ञा वाला यहाँ लगा दे। आज्ञा और आदेश दोनों उसी तरह से आते हैं। तुम क्या लाए हो, यहाँ तो प्रश्नवाचक साइन लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क है, तो अपने आप ही समझ जाए कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। ईश्वर आपको सफलता प्रदान करे, तो ये इच्छा करें, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको सफलता मिले, तो इच्छावाचक है ये। कविता बैठकर पढ़ती है, तो कवि ये संदेहवाचक वाक्य में बदलना है, तो संदेह का हमने एक शायद शब्द ही बता रखा है, शायद शब्द जहां भी लगा रहता है वह संदेहवाचक है, तो ये आ गया शायद वाला। इसके बाद छी और ये आ गया, ये साइन ही अपने अपने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, यानी विस्मय आदि बोधक, तो विस्मयवाचक ये वाक्य हो गया। तो ये अब इसको कैसे लिखेंगे, तो ये लिखने वाला तरीका है जो पेपर में आपने आंसर शीट में कैसे लिखना है, तो उस तरह से आप लिख देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, ये अलंकार के आधार पर उसी तरह से 5 देंगे और 5 में से आपको 4 करने रहेंगे। किसान किस भी कुल बनिक भिखारी भाट, देखिए कै वर्ण की आवृत्ति बार बार हो गया, तो हमें पता है कि वर्ण की आवृत्ति बार बार हो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार हो गया। शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए, तो शशि मुख यानी शशि चंद्रमा जैसा मुख, तो रूप दे दिया उसको, तो यहाँ रूपा का अलंकार है। नभ मंडल छाया मरुसल सा, अब यहाँ सा शब्द आ गया, तो सा सी सम जो है वो उपमा अलंकार में होता है, तो यहाँ उपमा अलंकार। पीपर पात सरिस मंदोला, तो सरिस जो शब्द आता है यहाँ देखिए, और यहाँ पीपर पात, ठीक है, तो पीपर पात के हिसाब से यहाँ अनुप्रास अलंकार हो गया। ठीक है, इसके बाद सरिस, सा सी सम सरिस, ये सरिस के हिसाब से अगर देखें तो उपमा अलंकार है, तो यह इसमें अगर वैसे देखा जाए तो दोनों बन सकते हैं, तो यहाँ अनुप्रास और उपमा दे रखा, तो कै और ख में दोनों की बात की गई है, तो दोनों। चारू चंद्र की चंचल किरणें, अब यहाँ देखिए च
च यहाँ भी है, च यहाँ भी है, च यहाँ भी है। तो च वर्ण की आवृत्ति बार बार है, तो एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। क्योंकि चार ही हमारे अलंकार है, अनुप्रास है, यमक है, और उसके बाद रूपक है और उपमा है। ये चार ही हमारे यहाँ अलंकार है, तो ये चारों अलंकार का यहाँ था। इसके बाद चलते हम अगले प्रश्न, इसको कैसे लिखेंगे ये यहाँ लिख करके बताया गया है कि कैसे हमको इसको आंसर शीट पे लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। अब ये आ गया पठित गद्यांश। वहां है पठित गद्यांश था, फिर है पठित काव्यांश था, तो अब यहाँ पठित गद्यांश आ गया। ये जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है, तो ये हमारी बुक का है, बैलों की कथा वाले में। तो दो बैलों की कथा, तो उसमें से है, तो ये तो हमें पढ़ा रहता है पाठ, तो इसको करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। मेन दिक्कत है पठित में आती है। तो किसी मनुष्य को गधा कब कहा जाता है, तो उसमें यहाँ था ना कि वो परले का बेवकूफ हो, तो ये तो यहाँ है उसे परले के दर्जे का बेवकूफ सिद्ध कर दिया जाए तब वो गधा कहा जाता है। इसके बाद दूसरा है, लेखक के अनुसार गधे को पशुओं में सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझे जाने का क्या कारण रहा है। तो उस क्योंकि वो बेचारा सीधा होता है, तो उसके सीधेपन और निरापद सहिष्णुता के कारण। तो ये तो पाठ हम पढ़े रखते हैं, हमें पता है, नहीं तो पंक्तियों में जो है देख करके हम आराम से समझ सकते हैं। गाय और कुत्ता गधे से किस प्रकार भिन्न है, क्योंकि देखिए गाय और कुत्ता दोनों बड़े जल्दी गुस्सा करते हैं, तो ये दोनों को क्रोध आ जाता है, क्योंकि दोनों बहुत सीधे तो होते नहीं है। दोनों जंगली जानवर हैं, ये भी नहीं है कि गाय पालतू है, कुत्ता ये भी पालतू है। दोनों सींग मारते हैं, तो ऐसा नहीं क्योंकि कुत्ते के सींग नहीं होते। तो ये अपने आप जब इनको देखेंगे तो अपने आप ही चौथा जो है वाला यहाँ बन जाएगा। गधे के चेहरे पर कौन सा भाव स्थायी रूप से रहता है, तो ये गधा का उसमें था, पंक्तियों में जब पढ़ोगे विषाद रूप आता है, तो यहाँ विषाद का वो बिल्कुल शांत रहता है, उसको सुख दुख से कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है। गधे की कौन सी विशेषताएं उन्हें अन्य पशुओं से अलग करती है, तो देखिए वो सुख दुख लाभ हानि सभी में एक, वो बदलते हुए नहीं देखते। विषम परिस्थितियों में उसके चेहरे पर असंतोष दिखाई नहीं देता, उसे कभी क्रोध नहीं आता। तो ये सारे सही है, तो यहाँ उपरोक्त सही है। अगर कोई एक सही होता तो वहां टिक कर देते। अब क्या आएगा कि हमारी पठित जो हमारी ये पठित हमारी पुस्तक में से एक एक नंबर के 2 प्रश्न भी आते हैं गद्य वाले भाग में से। तो पहले यहाँ थुक्पा क्या है, तो थुक्पा सभी जानते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्रों वाले लोगों को पता है, ये खाने का एक पदार्थ है, क्योंकि कोई तीर्थ स्थल का नाम नहीं, कोई मंगोल की कोई जाति नहीं है, कोई पारंपरिक वस्त्र नहीं है, तो ये खाद्य पदार्थ है, तो यहाँ खाद्य पदार्थ हम कर देंगे। जानवरों में सबसे अधिक बुद्धिहीन प्राणी किसे समझा जाता है, तो अभी हमने ये पढ़ी थी पंक्तियां, तो उसमें गधे के बारे में है, बुद्धिहीन की बात की जाती है, तो गधे की। तो ये हो गया भाई पठित गद्यांश और उन पाठों से संबंधित प्रश्नों के 2 छोटे छोटे उत्तर। अब पठित काव्यांश, ये इनको कैसे लिखेंगे आंसर शीट में, तो यहाँ लिख करके ये आपको दिखाया गया है। इसके बाद चलते हैं पठित काव्यांश में। ये थल थल में बसता है, ये लल दद वाले में जो था उसमें से है, तो उसमें से कैसे करेंगे हम। कवित्री के अनुसार ईश्वर कहाँ रहता है, तो ये आज ये है ना थल थल में, यानी पृथ्वी के हर कण में, तो हर एक जगह है, तो ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, ये आ जाएगा। ईश्वर को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, ये ना ज्ञानी सबसे पहले अपने आप को पहचानते, तो आत्म ज्ञानी बनकर अपने आप को अगर हम जान जाएंगे तो ईश्वर के बारे में हमें पता चल जाएगा। आत्मज्ञानी ईश्वर को कैसे पा सकता है, तो आत्मा का, क्योंकि हम जान जाए कि आत्मा जो है परमात्मा का अंश है, ये जब ज्ञान हो जाएगा तो हम ईश्वर को पा सकेंगे। ये 3 है। इसके बाद चौथा जो प्रश्न है, सर्वव्यापी ईश्वर को मनुष्य क्यों नहीं खोज पाता है, क्योंकि हम तो बाह्य आडंबरों में उलझे रहते हैं, ये पूजा करेंगे वो करेंगे जब भगवान मिलेगा, लेकिन वास्तविकता को हम जानते नहीं है तो भगवान नहीं मिलते। तो यहाँ बाह्य आडंबरों की बात की गई है। कवित्री ने मनुष्य को क्या संदेश दिया है, मैं इसमें कहा है कि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना, तो पहला ही इसका ऑप्शन सही है। फिर आते हैं ये कविताओं से संबंधित एक एक नंबर के 2 प्रश्न। कवि किसे जीवन संगीत मानता है, देखा होगा ना वो कोल्लू की चरकचू, उसमें जब हम कैदी और कोकिला को पढ़ते हैं तो उसमें कोल्लू की आवाज को वो जीवन की तान बना लेता है। कवित्री ने मांझी किससे कहा है, तो मांझी जो है वो परमात्मा है, क्योंकि हमारे जीवन रूपी नाव को पार भगवान ही लगाता है, तो यहाँ परमात्मा को। अब इनको आंसर बुक में कैसे करेंगे, ये आंसर के अंदर कैसे लिखा जाएगा आंसर बुक में, तो ऐसे हम करेंगे। अब ये तो हो गए देखिए 10 प्रश्न हमारे खंड 1 के थे,
और ये सारे मल्टीपल चॉइस थे। अब जो है ये हमारे लिखने वाले होंगे। तो सबसे पहले जो है हमारी पाठ्य पुस्तक और पूरक पुस्तक, इन दोनों से प्रश्न आएंगे। ये 20 अंक के टोटल होंगे। 6 अंक के पाठों में से है, 6 अंक की कविताओं में से है, 12 और 8 नंबर जो है वो कृतिका में से आते हैं। तो ऐसे आपको 4 प्रश्न मिल जाएंगे और कोई 3 प्रश्न रहेंगे। तो उन 3 प्रश्नों के उत्तर आप लिख सकते हैं। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा मोती में गहरी दोस्ती थी? तो बहुत सी घटनाएं हैं, कोई भी आप 2 नंबर का कोई 2 घटनाएं आप यहाँ लिख सकते हैं। फिर है सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता, कि उस पाठ का नाम जो है वो सांवले सपनों की याद जो रखा गया वो सार्थक है, ये भी बताना है। उसके बाद सालिम अली के व्यक्तित्व की विशेषताएं, कि सालिम अली का व्यक्तित्व कैसा था, तो कुछ खास जो बातें थी वो आपने यहाँ लिख देनी। जब एक प्रश्न के ऐसे 2 भाग हो जाते हैं तो ये ध्यान रखना कि पहले भाग का 1 नंबर का, दूसरा भाग भी 1 नंबर का है। ऐसा नहीं शीर्षक की सार्थकता में ही इस प्रश्न को खत्म कर दे और सालिम अली के व्यक्तित्व की विशेषताएं ना लिखे। फिर है लेखक को प्रेमचंद समाज के घृणित लोगों की ओर पैर की अंगुली से इशारा न करके क्यों प्रतीत हो रहे हैं, बताइए। तो इसका आप बता देंगे क्यों, क्योंकि वो इतना ज्यादा हीन मानते हैं इनको, ऐसे लोगों को, कि उनकी तरफ अपना हाथ का इशारा करना भी जो है वो गलत समझते हैं, तो इसलिए पैर की उंगली से इशारा करते हैं। थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिकमंगे के वेश के बावजूद भी जो है वो लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान नहीं मिला, जबकि दूसरी बार वो भद्र वेश में जाता और उनको दोबारा नहीं मिलता है। तो ऐसा क्यों है, तो कारण बताना है। तो इन प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखेंगे, यहाँ आपको ये लिख के बताए गए हैं। तो देखिए यहाँ बहुत सारे, मैंने कहा था ना कि बहुत सारे हीरा और मोती की दोस्ती के वो बताए गए हैं। तो ये इतने पॉइंट हैं, इनमें से कोई भी आप जो है वो 2 लिख दें या 2 से ज्यादा लिखे तो लिख सकते हैं, लेकिन 2 पॉइंट ही आप अच्छी तरह लिख दें तो आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर ये मैंने सामने सपनों की याद का कहा था कि भाई उसका सार्थक कैसे है और उसके है, तो उसके बारे में यहाँ जो है ऐसे आप लिख देंगे। इसके बाद वो पैरों के अंगूठे से इशारे की बात कर रहे हैं, हाथ की उंगली से ना कर करके, तो उसको कैसे हम प्रश्नों को लिखेंगे, तो इस तरह से हम ये लिख सकते हैं। तो ये जो थे, और भिकमंगे के वेश वाला, तो उसमें कौन कौन सी बातें आप यहाँ कर सकते हैं, जैसे पहली यात्रा के दौरान कैसे क्या हुआ, फिर दूसरी यात्रा के दौरान, तो उसको आप अलग अलग करके ऐसे बता सकते हैं, क्योंकि एक रही नंबर के जो है ये पार्ट बन जाते हैं। इसके बाद कविता से संबंधित आते हैं हमारे 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन, और 4 रहते हैं, कोई 3 करने रहते हैं। तो हम उसे कैसे करेंगे कि एक लकड़ी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। देखिए इस पाठ से कोई भी प्रश्न आ जाए उसका एक ही कारण है, क्योंकि रसखान जी जो है ना, ये श्री कृष्ण के अनन्य भक्त है। और एक भगवान और भक्त का क्या संबंध होता है कि भक्त जो है वो भगवान के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है। अगर भगवान की कोई चीज ऐसी होती है उस पर, तो उससे संबंधित ही ये है। सांप को पहचानने का क्या साधन है, कवित्री ललधादर किसे सांप मानती है, तो सांप तो भगवान ही है। और उस व्यक्ति को क्या निर्देश देती है, तो ये उसके अनुसार आप जो कविता आप पढ़े रखेंगे उसके भाव आपको समझ में आएंगे, तो आसानी से आप इन प्रश्नों के उत्तर लिख सकेंगे। कबीर के अनुसार ईश्वर के सच्चे स्वरूप को लोग नहीं जान सकते। जो दूसरे चक्रों में फंसे रहते, वास्तविकता से परे रहते, ऐसे ही लोग हैं जो नहीं जान पाएंगे। फिर क्यों हूँ पड़ी वेदना बोझ वाली सी, ये कैदी और कोकिला का है, तो उसके अनुसार जो है आप इस प्रश्न का उत्तर जो है वो दे देंगे। अब कैसे इनको लिखेंगे, तो यहाँ लिख करके आपको बताया गया है। ये पहला प्रश्न है, और फिर उसका दूसरा है, इसके बाद ये तीसरा है, और चौथा है। आपने कोई 3 करने हैं, तो जो 3 अच्छे लगते हो वो आप यहाँ कर सकते हैं। तो ये थे पाठ्य पुस्तक के। अब कृतिका के जो है यहाँ 4-4 नंबर के 2 आते हैं, तो 3 यहाँ रहेंगे। यहाँ भी आपके पास एक ऑप्शन है, तो कोई भी 2 जो आपको अच्छे आते हो वो आप कर सकते हैं। जैसे रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सहायता, ये रीढ़ की हड्डी में से आ गया। फिर डराने धमकाने उपदेश देके मेरे संग की औरतें वाले में से आ गया। फिर बाढ़ की खबर सुनकर, ये जो पहला हमारा है उसका आ गया। तो ऐसे ही ये तीनों तीनों पाठों में से एक एक प्रश्न आ जाएंगे। तो कोई 2 पाठ आपको अच्छी तरह से आते हैं तो भी आप कृतिका का काम जो है वो आसानी से कर सकते हैं। ये ध्यान रखें, जो पहली पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है वो 2-2 नंबर के आते हैं, ये 4 के आते हैं। तो इनका थोड़ा उत्तर आपने जो है वो बड़ा लिखना है, जैसे यहाँ करके दिखा रखा है। देखिए अब यहाँ पहले का यहाँ उत्तर लिखा गया है, फिर यहाँ दूसरे का है, और इसके बाद जो है ये तीसरे का है।
जैसे बाढ़ की खबर सुनकर लोग जो है चिंतित हो जाते हैं, अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो दिया सलाई, ईंधन, आलू, कंपोज की गोलियां, पीने का पानी, इन सभी का वो प्रबंध करने लगते हैं। और सबसे ज्यादा जो परेशानी दुकानदारों को होती है, क्योंकि उनको अपना जल्दी से जल्दी सामान जो है वो सुरक्षित जगह पर पहुंचाना होता है। और वो रिक्शा, टमटम, ये ऐसे आप इन प्रश्नों के उत्तर लिख देंगे। इसके बाद आता है ये लेखन वाला हिस्सा जिसमें अनुच्छेद है। तो यहाँ अनुच्छेद वाला है, यहाँ भी आपको 3 पॉइंट मिल जाएंगे, 3 टॉपिक रहेंगे और टॉपिक के संकेत बिंदु रहेंगे। तो आपने इनमें से किसी एक को, जैसे आपने स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव टॉपिक चूज कर लिया, तो इसमें सबसे पहले आपने अमृत महोत्सव का अर्थ लिखना है। फिर इस महोत्सव में होने वाले समारोह बताने हैं। इसके बाद इस महोत्सव का महत्व आपने यहाँ बताना है। तो ये पहला ही टॉपिक है, ये जो दूसरा यहाँ डाला गया है ये ऐसे ही। तो ये आप 3 पॉइंटों पे इसको कर देंगे तो 6 नंबर का है, तो 2-2 नंबर का 1 पॉइंट हो जाएगा। प्रत्येक पॉइंट को आपने बराबर महत्व देना है। दूसरा, ये भाग्य और पुरुषार्थ अगर आप चूज करते हैं तो सबसे पहले ये जो है भाग्यवादी व्यक्ति जो है उदासीन रहता है। और पहला तो था आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, फिर भाग्यवादी व्यक्ति उदासीन रहता है, फिर परिश्रमी व्यक्ति अपने भाग्य को बदल देता है। ये 3 पॉइंट है। इसी तरह जब आप पर्वतीय स्थल की यात्रा चुनेंगे तो इसमें प्राकृतिक सौंदर्य, यात्रा वर्णन और सांस्कृतिक महत्व, ये 3 इसके पॉइंट हो जाएंगे, तो बराबर उसको महत्व देना। आप इनको कैसे लिखेंगे, यहाँ लिख करके ये स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव, ये सबसे पहले थोड़ी सी भूमिका बना देंगे, उसके बाद इनके अर्थ लिख देंगे। ये पॉइंट आप हेडिंग ऐसी ये डालें या ना डालें, ये पंक्तियां एक साथ लिख देते, लेकिन ये ध्यान रखें इसमें ये इसका अर्थ ही स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही आप पहला लिख देंगे। दूसरा जो लिख रखा है ये ऐसे लिख रखा है, तीनों पॉइंट बना करके उनको एक्सप्लेन कर रखा है। लेकिन ये तीसरे में देखेंगे आप, यहाँ हमने पॉइंट नहीं लिख रखे, लेकिन ये ध्यान रहे कि ये जो पंक्तियां ये लिखी गई ये पहले पॉइंट की, इसलिए डॉट कर दिया। ये जो यहाँ छोड़ रखा है ये समझाने के लिए, बाकी आप इसको यहाँ से ही शुरू कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि पहले के सामने ऐसे थोड़ा सा आप निशान लगा दें ताकि पहले जो है पॉइंट इनमें क्लियर रहे। इसके बाद दूसरे में भी जो है वो यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं, ये तो अलग दिखाने के लिए है, क्योंकि अनुच्छेद है तो अनुच्छेद को आप एक साथ लिख सकते हैं। तो ऐसे आप इन तीनों में से कोई भी एक जो आपको अच्छा लगता हो, अच्छा आता हो, उसको आप लिखेंगे। लेकिन ज्यादा भरने की जरूरत नहीं है, इतनी है, क्योंकि 6 नंबर का है, कोई ये 10 नंबर का नहीं है कि आप इसमें ज्यादा से ज्यादा पेज भरने की कोशिश करें। एक पेज पे जो है वो मैक्सिमम ये आराम से 6 नंबर का काम हो सकता है, अगर सही पॉइंट आपने एक्सप्लेन कर रखे हैं तो। इसके बाद आता है ये पत्र है। एक पत्र औपचारिक आएगा, एक अनौपचारिक आएगा। तो यहाँ जो है ये बढ़ते अपराध के प्रति दैनिक जागरण, तो ये औपचारिक है। और ये नीचे भाई को संगति में पड़ गया छोटा भाई, तो उसको हानियां बताते हुए हर्षित की ओर से। ये ध्यान रखना, अब अपने आप को अपना नाम कोई भी हो वो नहीं, हर्षित मानना है। यहाँ आप हर्षित है, तो उसके हिसाब से कैसे आप पत्र को लिखेंगे। अगर आपको फॉर्मेट आता है तो फॉर्मेट का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि इसके नंबर जो है उसी हिसाब से है। एक नंबर फॉर्मेट का होता है, 2 नंबर मैटर के लगाएं, और एक ओवरऑल होता है। तो ऐसे करके जैसे 2 फॉर्मेट के, 2 मैटर के और एक ओवरऑल। कई बार क्या होता है, एक फॉर्मेट का, 3 मैटर का, एक ओवरऑल। तो जैसे भी वो आती है तो आपको हर एक चीजों का ध्यान रखना है। तो औपचारिक में हमने पहले बता रखा है, पहले समझाया भी है कि पत्र को कैसे लिखेंगे। तो औपचारिक में सबसे पहले अपना जो है यहाँ पता लिखते हैं, और उसके बाद जो है ये जिस भी अधिकारी को हम पत्र लिख रहे हैं उसका पता हम लिखते हैं यहाँ। उसके बाद टॉपिक, हाँ डेट जो है वो अपने पते के साथ पहले ही ऊपर लिख देते हैं। फिर सब्जेक्ट आता है, फिर उस संबोधन सूचक शब्द लगा करके यहाँ मैटर आप लिखते हैं, और लास्ट में जो है भवदीय प्रार्थी वो कर करके यहाँ, और अपना नाम कह गए या नाम जो दे रखा है वहाँ, वो आप यहाँ लिख देंगे। नहीं है तो आप कोई भी ऐसा नाम, अपनी वास्तविक जानकारी यहाँ ना दें। इसके बाद ये अनौपचारिक है। अनौपचारिक में हमें पता है कि भाई एक ही वो पता होता है, अपना पता ऊपर आप यहाँ लिख देंगे, वही परीक्षा भवन कह गए, दिनांक आप डाल देंगे। फिर जो आपका साथी है, बड़े को लिख रहे हो, छोटे को लिख रहे हो, छोटे को प्रिय कह दो, बड़े के लिए आदरणीय लगा दो।
और उसके बाद उनको नमस्ते, और फिर यहाँ जो है मैटर पे जाएंगे और लास्ट में जो उनके साथ अपना रिलेशन है, बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, चाचा है, ताऊ है, जो भी है वो करके अपना नाम जो है यहाँ लिख देंगे। इसके बाद आता है यहाँ एक लघु कथा का हमारा टॉपिक आता है। तो इसमें भी आपके पास ऑप्शन रहते हैं, एक तो लघु कथा है, एक ईमेल है। तो ईमेल औपचारिक ही है, तो आप तो दोनों में से जो भी आपको अच्छा दो, अगर लघु कथा अच्छी आती है एकता में बल की, तो वो लिख देंगे। बड़ी डिटेल में नहीं लिखना, छोटी लिखना है, एक पेज मैक्सिमम है, आधे से एक पेज के बीच ही लिखे, आधे से थोड़ा सा ज्यादा कर दें और पूरा भरने की कोशिश ना करें। इसके बाद ईमेल वाला है, तो फॉर्मेट आपको समझाया गया है, उसी के अनुसार यहाँ लिख देंगे। तो ये लघु कथा है एकता में बल के ऊपर, तो एकता में बल के बारे में लिख देंगे। जैसे ये शिकारी पक्षियों को पकड़ने के लिए गया था, कोई भी एक कहानी आपने ऐसी एकता की पढ़ रखी हो, यूनियन इज स्ट्रेंथ, वो भी आपने पढ़ी हुई है, वो आप कर सकते हैं। किसान के बेटे वाली बात है, वो लकड़ी का बंडल को लाते हैं, उसको तोड़ते हैं। या हमने एक दूसरी बना दी है कि भाई कबूतर फंसते हैं जाल में, एक एक कबूतर उसमें जोर लगाता है, तो उनका जो हेड है वो कहता नहीं एक साथ कोशिश करें, क्योंकि एक साथ जब करते हैं तो जाल को लेकर के उड़ जाते हैं। तो उस तरह की ये कहानियां आप यहाँ बना सकते हैं। इसके बाद ये है औपचारिक ईमेल। औपचारिक ईमेल का जो फॉर्मेट हमने पहले समझाया गया वीडियो में, पहले प्रेषक है जो भेजने वाला है, उसके बाद जिसको भेजी जाती वो है, फिर उसकी कार्बन कॉपी जो प्रतिलिपि है, फिर उसकी गोपनीय प्रतिलिपि बनाते बीसीसी जो रहता है, फिर हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसी तरह से आदर सूचक शब्द प्रयोग करके यहाँ अपना मैटर लिखते हैं, और नीचे उसी तरह से प्रार्थी भावदीय जो भी उनके साथ उस तरह का है वो अपना नाम, मोबाइल नंबर भी दे देते हैं। जल्दी शिकायत करने के लिए कई बार एड्रेस पे ना जा करके लोग जो है वो मोबाइल से पूछ लेते हैं, तो उस हिसाब से ये। इसके बाद जो आखिरी हमारा प्रश्न है, क्योंकि हमने कहा था कि 17 प्रश्न इसमें आएंगे, तो ये दो मित्रों के बीच में यहाँ संवाद का आता है। संवाद में भी संवाद आता है, और दूसरा जो है यहाँ सूचना लेखन है, तो इनमें भी ऑप्शन है। तो संवाद तो हम 6 क्लास से पढ़ते हैं, सबसे आसान रहता है, तो वो लिख लें। अगर सूचना में कोई दिक्कत नहीं है तो सूचना वाला लिखते हैं। जो भी आपको अच्छी तरह से आप लिख सकते हो, कम से कम शब्दों में और अच्छे से अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हो, उस टॉपिक को आप कर सकते हो आराम से। जैसे यहाँ देखिए संवाद का है यहाँ ये, तो 5 नंबर का है, तो 5-5 पॉइंट जो है उनमें आपस में हो, जैसे यहाँ 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ऐसे करके ज्यादा बड़ा लिखने की कोशिश ना करें। लेकिन इनके छोटे छोटे पॉइंट करके बहुत सारे बना सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो बातें हैं वो आप यहाँ लिखें, फालतू उदाहरणों के माध्यम से ना करें। इसके बाद जो इसका ही था अथवा में जो सूचना लेखन है, तो सूचना लेखन का ये फॉर्मेट है। सबसे पहले जो भी विद्यालय रहता है वो ऊपर उसका नाम रहता है, उसके बाद जो सूचना से संबंधित है वो सूचना, अब सूचना किससे संबंधित है वो टॉपिक यहाँ लिख देते हैं, फिर तारीख डाल देते हैं, भाई किस तारीख को ये हमने डाली है, और फिर उसके मैटर लिखते हैं, कब ये क्या किससे संबंधित जो भी सूचना है वो यहाँ मैटर लिख देंगे यहाँ। और उसके बाद जो लिखने वाला है सूचना को कौन है, वो मान लीजिए छात्र के सचिव की तरफ से लिखी जानी थी, तो सचिव छात्र क्या, ऐसे कर करके हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा जो क्लास 9th में पेपर कैसे आता है और किसको उसको कैसे सोल्व करेंगे, ये सभी हमने अपनी आज की वीडियो में जाना है। तो आप जैसे भी इंस्ट्रक्शन दिया जाए उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपने पेपर सोल्व करना है। ये नहीं कि 2 नंबर के प्रश्नों में ही आप इतना उलझ जाए, इतना बड़ा लिखना शुरू कर दें कि पीछे का फिर कोई जो है पार्ट छूट जाए। तो जैसा पूछा गया है, जितने नंबर का है उस नंबर के हिसाब से ही लिखे, क्योंकि 2 नंबर में ज्यादा लिखेंगे कोई ज्यादा नंबर मिलने नहीं है, लेकिन हमारा कोई एक पार्ट जो है वो छूट सकता है। तो इस वीडियो में जो बताए गए निर्देशों का आप अगर पालन करते हैं, उनको अच्छी तरह से ध्यान में रखते हैं, तो आप परीक्षा में अच्छे अंक जो है वो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की हमने अपनी इस वीडियो में जो भी बातें बताई है उनको आप अच्छी तरह से ध्यान में रखिए, और थोड़ी सी अपने पेपरों की जो भी टॉपिक है उनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए उन्हीं के अनुसार। तो आज की हमारी अपनी वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।